नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, आज हमने जो प्रारंभ की है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले जो सीएनटी एक्ट से रिलेटेड जो वीडियो में देखा था उसमें हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया था। तो अब जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आता है हमारा सीएनटी एक्ट, और मुख्य रूप से सीएनटी एक्ट जो है वह किस प्रकार से आएगा आपका सब्जेक्ट में और कैसे प्रश्न आते हैं इससे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो बात हो रही है वह है अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं, परंतु हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, और हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हम उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। क्योंकि पूरा सीएनटी एक्ट तो आप पढ़ के कहीं पहलवानी नहीं करने जा रहे हैं, आपको परीक्षा पास करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो अच्छे नंबर लाने हैं तो वैसी चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, और जहाँ से अगर हम बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर लेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, और आज नहीं तो कल आपको लगने लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। तो उस चीज़ से हटाना है, क्योंकि देखिए पीसीएस एक ऐसा एग्जाम होता है, पीसीएस एग्जाम ही ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है इसे जानना जरूरी है। पढ़ना तो सबको आता है, परंतु जो छांटना है आपको कि हमें इसमें से किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को नहीं पढ़ना है, ये जानकारी अगर आपके पास हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आधा बाजी आपने वहीं पर जीत लिया। तो चलते हैं, क्या पढ़ना है सीएनटी में उस चीज़ को मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले अध्याय 1 में जाएंगे। तो अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 1 को ही धारा 1 भी कहते हैं। धारा 1 जो है वही अध्याय 1 भी है। इसमें क्या है कि इसमें है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम तथा इसका प्रसार के बारे में बात किया गया है। इसमें संक्षिप्त नाम और इसके प्रसार के बारे में बात किया गया है। तो संक्षिप्त नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो नाम है यही इसका संक्षिप्त नाम है। क्या छोटानागपुर काश्तकारी एक्ट जो है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यही इसका संक्षिप्त नाम है। तो इसका प्रसार कहाँ है, इसका प्रसार किधर होगा? तो उस समय में 1908 के समय में अगर इसका प्रसार को देखा जाए तो आज तो संपूर्ण झारखंड में है, लेकिन 1908 में किस प्रकार से इसका प्रसार निश्चित किया गया था इस बारे में हम बात करेंगे। तो उस दौरान क्या था, उत्तरी छोटानागपुर, आपका उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, बिहार उड़ीसा के नगर पालिका अधिनियम। उस समय देखिए झारखंड जो था बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संयुक्त में भी था, और 1932 में जैसा कि इतिहास में आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन अलग हुआ, उस बारे में मैं बात अभी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिहार उड़ीसा के नगर पालिका अधिनियम 1922 के अधीन जो नगर पालिका अथवा अधिसूचित क्षेत्र, जो नगर पालिका अथवा अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति जो गठित हुई थी उसमें, अथवा जो छावनी में रहने वाले थे उनके बीच में यह प्रसार था। यह प्रसार कहाँ था? तो उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, बिहार उड़ीसा और के नगर पालिका अधिनियम 1922 के अधीन जो नगर पालिका अथवा अधिसूचित क्षेत्र थे वहां पर यह चीज आपका लागू होता है। तो ये आपने देख लिया संक्षिप्त में क्या है था, धारा 1 में आपका इसका संक्षिप्त नाम और इसका संक्षिप्त प्रसार के बारे में, जो प्रसार उस टाइम था। अब हम जाएंगे अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे मैंने नोट डाउन भी नहीं करवाया हूं और लिखा भी नहीं हूं। तो अध्याय 2 निरसन है। निरसन जो होता है वह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इससे प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। तो निरसन में क्या होता है, निरसन को इंग्लिश में हम तो रीप्लीट बोल देते हैं, री री रीप्लीट, रीप्लीट, री REPEALED कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 चीज को इंपॉर्टेंट रखेंगे कि धारा 2 में किन किन जगहों का वर्णन किया गया है। तो धारा 2 में वर्णन जो किया गया है वह है मुख्य रूप से धनबाद, धनबाद, पटमदा, धनबाद, पटमदा, ईचागढ़, इन सब का नाम इसमें है। ईचागढ़ का नाम है और चांडिल का नाम इसमें शामिल किया गया है, इसमें
चांडिल का नाम आता है। तो अगर कभी मान लीजिए ऐसे पूछा नहीं जाता है तो पूछा जाएगा निरसन में किन किन क्षेत्रों का नाम उल्लिखित है, तो आपको ये चीज याद रखना है, धनबाद, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल, इन क्षेत्रों का आपका नाम इसमें दिया गया है निरसन में। जो धारा 2 के अधीन आता है, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत जो धारा 2 में निरसन है, निरसन में आपका जो नाम आता है वो है धनबाद, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल, और सिंहभूम का भी कभी कभी जिक्र होता है। तो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लेंगे और उतना ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। इसके पश्चात आपका आता है क्या, तो धारा 3 में, धारा 3 में क्या है, धारा 3 में आपका परिभाषाएं हैं। धारा 3 में कुछ परिभाषाएं दिया हुआ है, यानी कि किन किन बातों का आपको जानना जरूरी है उस बारे में कुछ परिभाषाएं हैं। तो धारा 3 में पहला क्या है, भूगत बंध बंधक। देखिए हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको लेके हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी चर्चा है। तो आप लोग फिर भी जाने कि भूगत बंध बंधक किसको कहा गया है। भूगत बंध बंधक किसको कहा गया है, तो किसी काश्तकार, जो कोई काश्तकार होगा या काश्तकार के हित के लिए उसकी काश्तकारी से उधार उस पर के सभी ब्याजों के साथ, बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारों या काश्तकारी में होने वाले जो लाभों से वंचित रहता है उसे ही बंधक कहा जाता है। यानी कि बंधक, जैसे हम लोग तो देहात में बंधक चीज को जानते हैं ना, कि जमीन को दे दिए बंधक में, चाहे किसी चीज को बंधक में दे दिए, तो उससे जो उस दौरान लाभ होगा उस पर जो मुख्य मालिक है जिन्होंने बंधक दिया उसका कोई हक नहीं होगा, यही भुगत बंध बंधक में कहलाता है। तो जोत क्या है, जोत के बारे में हम बात करेंगे, तो हल्का हल्का सबका चर्चा कर देते हैं ताकि अध्याय 2 जो है आपका और धारा 3 जो है, मतलब धारा 3 में जो आपका परिभाषाएं दिया हुआ है अध्याय 1 के अंतर्गत, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। जोत क्या होता है, रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड, इसी को जोत कहते हैं। जोत मतलब हो गया रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड, जिसे हम जोत कहते हैं। कोई भी रैयत अगर एक या इससे अधिक भूखंड को धारित करता है तो वह उसका जोत कहलाता है। उसके बाद आता है कोरकर। जैसा कि हमने बात किया था कोरकर क्या होता है, कोरकर को सीधी याद रखेंगे कोड़कर, जो कि अगर कुदाली से हो चाहे किसी तरह से, कोरकर में सीधा जाइएगा कोड़कर, यानी कि जंगल झाड़ी वगैरह को जिन्होंने सफाई करके उस भूमि को, या इसमें बंजर भूमि भी शामिल होती है, उस भूमि को खेती के लायक अगर बनाया है तो वह कोड़कर भूमि हो गया। यानी कि कोड़कर उस भूमि को खेती के लायक बनाया गया। भूस्वामी कौन होगा, भूस्वामी सीधा साधी सा बात है कि भूमि का मालिक जो होगा वो भूस्वामी होगा। उसमें जंगली संपत्ति क्या है, जंगली संपत्ति में यहाँ पर आपको एक चीज देखने लायक चीज होगी कि जंगली संपत्ति किसको कहते हैं। तो जंगली संपत्ति वह संपत्ति होता है जो कि जंगल में खड़ी फसल होती है, उसी को जंगली संपत्ति कहा जाता है। तो जंगली संपत्ति, यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया हूँ जंगली संपत्ति, परंतु किताब में ऐसी पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता, जंगल में खड़ी जो फसल होगी उसी को जंगली संपत्ति कहा जाता है। उसके बाद क्या है, मुंडारी या खुटकट्टी धारी। तो मुंडारी और खुटकट्टी धारी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें बहुत चीज को जानना पड़ेगा। यह काश्तकारी नियम से अभिप्रेत है और मुंडारी और खूंट का कट्टीदार ही रहता है इसमें। उसके बाद आता है भूधृति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भूधृति, और हम लोग वहाँ पर जो आगे अध्याय सब है उसमें पढ़ेंगे। भूधृति, रैयत, भूधारक, सारे चीजों को हमने पढ़नी है, ठीक है। तो भूधृति कौन होता है इस बारे में हल्का सा जान लेंगे। भूधारक का हित, भूधृति मतलब हो गया कि भूधारक का हित, किंतु इसमें खुटकट्टी और मुंडारी जो व्यवस्था है वो काश्तकारी लोग, खुटकाटी और मुंडारी काश्तकारी लोग इसमें नहीं शामिल होंगे। यानी कि भूधृति में भूधारक का हित जरूर शामिल होगा, किंतु इसमें मुंडारी और खुटकट्टीदार जो है वह इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद है अस्थाई भूधृति, इसको बोलते हैं अस्थाई भूधृति। या अस्थाई भूधृति क्या होता है, तो अस्थाई भूधृति का मतलब होता है कि जो भूमि है उसका वंशानुगत जो मालिक है, यानी कि परंपरा के अनुसार चलते आया, जो जैसे हम लोग खतियान का बात करते हैं 1932 के खतियान का, तो उसी अनुसार जो है ये अस्थाई भूधृति होता है। और अस्थाई जो उनके वंशों के अनुसार चलते गया, वही उसी का जो पूर्वज थे उन्होंने खेती किया, उसके पश्चात उसके बाद खेती करेंगे,
उसके पश्चात उसके बाद आने वाले जनरेशन खेती करेंगे, वो हो गया अस्थाई भूधृति, इसी को कहते हैं। उसके बाद आया है आपका अस्थाई भूधृति का पुनर्ग्राह्य भूधृति। तो इसमें होता है कि वैसी भूधृति या वैसे परिवार, ऐसे पढ़ेंगे कि वैसा परिवार जिनका नर वारिस न हो, जिनका नर वारिस ना हो, यानी कि पुत्र ना हुआ हो, और रैयत के बाद यह जो भूमि है, जो उसका स्वामी है, चाहे वह जमींदार हो चाहे कोई भी हो, उसके पास वह पुनः वापस हो जाए, उसको बोलते हैं पुनर्ग्राह्य भूधृति। ठीक है, हमने पढ़ लिया अस्थाई भूधृति, पुनर्ग्राह्य भूधृति, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे अध्याय 2 में, क्योंकि इस अध्याय में, अध्याय 1 में धारा जो है 1, 2 और 3 जो था उसमें इतना ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। और इस बात को याद रखेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, और आप कहीं भी सेट बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम 100% आपका सेट में जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया अध्याय 3 तक। ठीक है, अध्याय 1 का धारा 3 तक। चलते हैं अब अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या है? काश्तकारों का वर्ग है। अध्याय 2 में क्या है? काश्तकारों का वर्ग है। तो काश्तकारों का वर्ग जो है वह धारा 4 से लेके 8 में है। धारा 4 से लेके 8 में। तो 4 में क्या है? तो सवाल आता है 4 में क्या है? तो यहाँ पर देखिए, देखा हमने हेडिंग दिया है यहाँ पर, काश्तकारों का वर्ग से रिलेटेड जो है वो धारा 4 में है। तो धारा 4 में क्या है? तो धारा 4 से लेके 8 में अध्याय 2 जो है, तो धारा 4 में क्या है? धारा 4 में कहा गया है कि काश्तकारों में, जो काश्तकार हैं, काश्तकारों में भूधारक, ध्यान से सुनेंगे, काश्तकारों में भूधारक, रैयत अथवा अधिभोगी रैयत, अथवा अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, रैयत जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त है, जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त है, फिर से सुनेंगे, भूधारक, रैयत, अधिभोग रैयत, अनाधिभोग रैयत, या जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त है दर रैयत, अर्थात ऐसा काश्तकार जो रैयत के अधीन रहता है, और इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार भी शामिल हैं। इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार भी शामिल है। यानी कि फिर से सुनेंगे, धारा 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हो गया आपका क्या क्या, इसमें क्या क्या हो गया आपका? भूधारक आ जाएगा, इसमें भूधारक आ गया, रैयत आ गया, अधिभोग रैयत आ गया, अधिभोगी आ जाएगा। उसके पश्चात कौन आ जाएगा? उसके पश्चात आ जाएगा अनाधिभोगी, रैयत जोड़ लेंगे आप, अनाधिभोगी रैयत, ये आ जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएंगे खुटकट्टीदारी, कौन? खुटकट्टीदार इसमें आ जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे? मुंडारी खुटकट्टीदार, लिखते नहीं लेकिन लिख दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि इतने इसमें आ जाते हैं। यानी कि धारा 4 में आपका ये सब चीज आपका शामिल हो जाते हैं। उसके बाद धारा 5 क्या करता है? धारा 5 आपका क्या कहता है? धारा 5 आपको क्या कहता है, इस बारे में जानेंगे धारा 05 में। धारा 05 आपका मुख्य रूप से भूधारक को संबोधित करता है। कौन? भूधारक को। धारा 5 भूधारक से रिलेटेड है। तो भूधारक का क्या परिभाषा है? वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन, या किसी दूसरे की जमीन, वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन को खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ। यानी कि वैसा व्यक्ति, एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो बी की भूमि को इस शर्त पर लेता है कि मैं उसमें खेती कार्य करूंगा, और खेती से जो भी लाभ होगा या हानि होगा, परंतु मैं लगान को चुकाऊंगा। लगान कौन देंगे? ए देंगे बी को। और बी का जो भूमि है, ये हो गया भूमि का मालिक, और ये हो गया भूधारक। इन्होंने भूमि को लिया, यहाँ से भूधारक से उन्होंने भूमि को लिया और खेती कार्य के लिए। इसके बदले वो क्या करेगा? उसको जो भी देना है वो देगा, साथ ही साथ उसको क्या देगा?
उसमें जो लगान है वह लगान भी वो देगा। यानी कि अगर बी अपना भूमि को कभी वापस चाहे, बी अगर ए से कभी अपना भूमि को वापस चाहे तो वह ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता है, इन शर्तों में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से यह देखना चाहिए कि जो भूधारक है उन्होंने भूमि को ग्रहण किया किसी एक पर्सन से या सरकार से, उसके बदले में उन्होंने उसका लगान भी चुकता करता है। यह हमारा धारा 5 कहता है, अध्याय 2 का धारा 5। तो धारा 6 क्या कहता है, चलते हैं धारा 6 में किसकी परिभाषा है। तो धारा 6 में 06 में आपका रैयत की परिभाषा है, रैयत के बारे में बताया गया। तो रैयत क्या होता है या रैयत कौन होता है। तो रैयत कौन होता है, वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारक का अधिकार प्राप्त किया हो, उसको इसमें मुंडारी और खुटकट्टीदार नहीं शामिल होगा। यानी कि इसमें जो है आदमी तो रहेगा, ए रहेगा, बी भी रहेगा, ठीक है, ए बी दोनों रहेगा, उस सेम सारा फंक्शन वही होगा, लेकिन बी जो बी है वह बी क्या नहीं होगा, यह मुंडारी नहीं हो सकता है, और बी खुटकट्टीदारी नहीं हो सकता है, खुटकट्टीदार नहीं होगा। यानी कि दोनों इसमें से ये दोनों इसमें नहीं होंगे। भूमि का रैयत का मतलब हो गया कि भूमि को वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, परंतु यह अधिकार किससे प्राप्त किया हो यह मायने रखता है आपका धारा 6 में। यानी कि वह कभी भी ये दो आदमी को छोड़ के किसी से भी धारण किया हो तो वह रैयत कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने धारा 6 तक को देख लिया। धारा 6 के बाद आपका आ जाता है धारा 7 में। धारा 7 में जो परिभाषा दिया गया है वह है आपका धारा 7 में जो परिभाषा है, धारा 7 किसके बारे में बात करता है। धारा 7 में वही खुटकट्टीदार, जो खुटकट्टीदार होता है, खुटकट्टीदार से संबंधित बात किया है। खुटकट्टीदार अधिकार युक्त रैयत क्या होता है इस बारे में बात हुआ। तो यह होता है क्या, वैसा रैयत होता है या जिसे उस भूमि का पर जो कि ग्राम या मूल प्रवर्तक जो है या उसकी नर परंपरा, यानी कि उसका जो नर परंपरा यानी कि उसके दादा परदादा जो भी थे उन्होंने उस भूमि को खेती के लायक बनाया। यानी कि वह भूमि फिर से यहाँ देख लेंगे, वह भूमि या तो जंगल हो सकता है, या तो बंजर हो सकता है, या पहाड़ी इलाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वह अधिभोग का हक रखता है। अगर उन्होंने उस भूमि को खेती लायक बनाया, उपजाऊ किया, तो उन्हें यह हक बनता है कि वह अपने भूमि का अधिभोग का हक रखेगा। यह हमारा धारा 7 कहता है। धारा 8 क्या कहता है, हमारा जो अध्याय 2 है धारा 4 से 8 है। तो धारा 8 में वही फिर से आ जाएंगे। आपका मुंडारी जो व्यवस्था था, जो दोनों नहीं लगता था, वह मुंडारी खुटकट्टीदार होता है। यहाँ पर कौन होता है, मुंडारी खुटकट्टीदार। तो मुंडारी खुटकट्टीदार किसको कहते हैं, हम यहाँ बात करें कि मुंडारी खुटकट्टीदार किसको कहते हैं। तो मुंडारी खुटकट्टीदार वह मुंडारी होता है वही सेम चीज है, सिर्फ नाम चेंज होगा। यह नाम चेंज हो गया कि मुंडारी खुटकट्टीदार कहलाएगा। तो मुंडारी खुटकट्टीदार वह होता है जिन्होंने जंगल भूमि को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। यानी कि सेम परिभाषा है, सिर्फ नाम चेंज है, इसमें और कुछ विशेष नहीं है कि वह मुंडारी जो जंगल या बंजर भूमि को जोत के रूप में लाने के लिए उसे जो भी प्रयत्न किया हो वह मायने रखता है, और उसके लिए उसे यह अधिकार मिल जाता है कि वह वहाँ पर जो भी कार्यक्रम कर सके। तो यहाँ पर हमने देख लिया, खुटकट्टीदार देख लिया, मुंडारी खुटकट्टीदार देख लिया, रैयत देख लिए, और जो है धारा अध्याय 2 को हमने देख लिया। यानी कि अध्याय 2 में आपने जो पढ़ा वह धारा 4 से लेके 8 तक आपने पढ़ लिया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और अध्याय 3 में जाते हैं। तो अध्याय 3 में क्या है, तो सबसे पहले जान लें कि अध्याय 3 में जो है वह भूधारक का और धारा 9 से लेके 15 तक है। यानी कि धारा
09 से 15 तक अध्याय 3 है। अध्याय 3 है, 09 से लेकर 15 तक आपका अध्याय 3 में होता है। तो इसमें हम देखेंगे धारा 9 में क्या कहता है, धारा 9 में क्या कहता है इस बारे में बात करेंगे। तो धारा 9 आपको कहता है, धारा लिखते हैं पहले, अच्छा इसी में लिख देते हैं। धारा 9 में आपको जो कहता है कि भूधारक के जमीन के लगान जो अस्थाई बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं हुआ था उसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। मतलब अस्थाई बंदोबस्त के समय, अगर अस्थाई बंदोबस्त के समय लगान में परिवर्तन नहीं किया गया था, अगर लगान में परिवर्तन नहीं किया था तो लगान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका जो लगान में वृद्धि करने का हक नहीं है आपका। उसी प्रकार से धारा 10 में क्या कहा जाता है, धारा 10 क्या कहता है, धारा 10 ये कहता है कि अगर 1869 जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1869 था, जिसे लैंड टेन्योर भी कहते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में जो बना था कानून, उस कानून के अधीन रजिस्टर में व्यक्त किसी भी भूमिहर की जमीन, ध्यान देंगे शब्दों को, भूमिहर की जमीन 1869 का जो छोटा नागपुर में एक्ट बना था, टेन्योर एक्ट, उसमें कहा गया है कि अगर उसमें जो रजिस्टर है उसमें व्यक्त किसी भी भूमिहर की जमीन में का लगान अगर निर्धारित कर दिया गया है तो उस लगान में वृद्धि नहीं हो सकती है। यानी कि इसका भी जो लगान निर्धारित है उसमें लगान में वृद्धि नहीं होगी, लगान में वृद्धि आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका जो धारा 11, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, धारा 11 क्या कहलाता है। धारा 11 कहता है कि लैंड टेन्योर या उसके भाग का अंतरण, लैंड टेन्योर या उसके भाग का अंतरण अगर किसी प्रकार से हुआ हो, अगर उसका उत्तराधिकार या विरासत, विक्रय या दान पत्र या विनिमय द्वारा या अंतर्रीति से, देखिएगा 4 शब्द है, उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान पत्र या विनिमय द्वारा उन्होंने किसी को हस्तांतरित किया हो। अगर उन्होंने किसी को हस्तांतरित किया हो तो कार्यालय में अगर रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा, उसे कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। उसके बाद उपबंधों के अनुसार अंतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया। यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया का इसमें वर्णन है, इसमें रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है। लेकिन थोड़ा सा जानेंगे कि लैंड टेन्योर में है, इसमें अंतरण उत्तराधिकार होगा या विरासत होगा या विक्रय होगा या दान होगा या विनिमय होगा, इतनी सारी चीजें होगा। लेकिन उसका जो रजिस्ट्री होगा उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, इसमें उसी के बारे में वर्णन किया गया। यदि कोई भूस्वामी धारा 11 के इसमें कहा गया, यदि कोई भूस्वामी धारा 11 में रजिस्ट्री करने से इनकार होता है या इनकार करता है तो अंतरित उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। उसके बाद उपायुक्त अंतरण रजिस्ट्री को जांच का आदेश देगा और जांच का आदेश देने के बाद ही कुछ किया इसमें जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए 11। अब धारा 12 में आते हैं, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है इसमें, और जो समझाएं उसको समझेंगे। ज़्यादा बहुत अंदर से नहीं पूछा जाता है तो पूछा जाएगा अगर कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन क्या कहाँ है, तो आपको लिखना होगा अध्याय 3 का धारा 11 में रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है। उसके पश्चात आपका आता है धारा 12।
धारा 12 में भी वही है, धारा 12 में भी वही है कि अगर रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो वो उपायुक्त के पास आवेदन दिया जाएगा। उपायुक्त के पास आवेदन देने के बाद उपायुक्त क्या करेगा, उसके जांच करेगा और जांच करने के बाद रजिस्ट्री ऑफिसर को उसका एक पार्ट भेज देगा कि देखिए हमने ये जांच कर ली है, देखिए ये रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही है धारा 12 में, यानी कि उसी की एक प्रक्रिया आगे आ जाती है। धारा 12 हो गया। अब हम धारा 13 की बात करेंगे। धारा 13 क्या कहता है? धारा 13 कहता है कि किसी भी भूधृति या किसी भी भूधृति या वितरण की सूचना, किसी भी भूधृति या वितरण की सूचना डाक द्वारा भूस्वामी को भेज देने के बाद, डाक द्वारा भूस्वामी को भेज देने के बाद, डाक द्वारा भूस्वामी को भेज देने के बाद भूधृति विभाजन एवं अलग अलग भाग का लगान आपको निर्धारित करता है। यानी कि देखिए, इसमें समझने का टर्म है, समझिएगा थोड़ा। इसमें क्या है, अगर रजिस्ट्री डाक से आपको डाक एक आ गया कि आपका जो जमीन है उसका रजिस्ट्री हो गया, अब वो जमीन ऐसे था, पहले बड़ा था, अब वो जमीन 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, जितने पार्ट में है उतने पार्ट में अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो अब क्या होगा, पार्ट ए, पहले तो ये कंप्लीट एक्स था, ठीक है, अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों का आपको लगान भरना पड़ेगा। यानी कि अब इसका भी लगान अलग से देना होगा, इसका भी लगान अलग से देना होगा और इसका भी लगान अलग से देगा। अगर भूस्वामी और विभाजन का लगान वितरण में आपत्ति करता है तो इसके लिए उसे उपायुक्त के पास पुनः आवेदन देना पड़ेगा। और अगर ये तीनों चाहता है कि नहीं, हम लोग ये लगान अलग अलग नहीं दे सकते हैं, तो यह क्या करेंगे, हमारे डीसी साहब को एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि सर हम वैसा देने में असमर्थ हैं। तो उस प्रकार से डीसी साहब उसमें निर्णय लेंगे कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपका है धारा 14। धारा 14 जो है अध्याय 3 का, धारा 14 में क्या कहता है उस बारे में बात करेंगे। धारा 14 में कहता है कि पुनः ग्रहण योग्य जमीन, और कोई जमीन पुनः ग्रहण योग्य है तो उसके बदले जिनको जमीन दी गई है उसे पुनः ग्रहण की स्थिति में आने पर पुनः ग्रहित की जा सकती है। यानी कि अगर जमीन किसी को बेची गई है या जमीन किसी को दी गई है तो उसे फिर से रिटर्न लिया जा सकता है, क्योंकि जहाँ भी, लेकिन जो होता है इसमें कुछ लेकिन किंतु है। लेकिन किंतु यह है कि पट्टे पर अगर जमीन दी गई है और वहाँ पर अगर निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन अगर निर्मित कर दिया गया हो, अगर अस्थायी भवन निर्मित कर दिया गया हो, अगर किसी प्रकार से अस्थायी भवन का निर्मित कर दिया गया हो या उस जगह में शमशान या कब्रिस्तान बना दिया गया हो, तो वह पुनः ग्रहण करने वाला पुनः ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि अगर भूमि पड़ी हुई है, पड़ती है, तो आप पुनः ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें निर्माण कार्य हो गया हो तो पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे कि इन्होंने जमीन इनको दे दिया, यहाँ पर इन्होंने घर बना लिया, यहाँ पर या तो धर्मशाला बना लिया या बगान बना लिया, ऐसा बगान जो कि उठाने के लायक नहीं हो, बगान बना लिया, या कुछ भी ऐसा निर्माण कार्य अगर कर लिया। इसमें और एक चीज शामिल है, या तो शमशान बन गया या वहाँ पर कब्रिस्तान बना दिया गया, कब्रिस्तान बना दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसे पुनः ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। यह हमारा धारा 14 कहता है। धारा 14 यही कहता है कि पुनर्ग्रहण करने का अधिकार है, परंतु पुनर्ग्रहण के स्थिति में किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण तभी किया जा सकता है जब आपका ये सब कार्य उसमें न हुआ। और कहा गया है इसी के बारे में कि जैसे हम ही लोग साधारण सा देखते हैं कि जमीन में किसी का घर बन गया तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि घर निर्माण कार्य हो गया, अब यह जमीन किसी के हाथ में नहीं जाएगी। तो उसी प्रकार का इसमें बात हो जाती है। आपका धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 यह कहता है कि धारा 11 में, धारा 15 यह कहता है कि धारा 11 में, जो 9 से 15 हमने पढ़ा था अध्याय 2 में, कि धारा 11 में जो किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को
वापस ले सकेगा। यहाँ कहा गया धारा 15 में कि धारा 11 के अधीन धारा 11 के अधीन अगर किसी जमीन का रजिस्ट्री हो गया हो तो वह उसे पुनः ग्रहण किया जा सकता है। तो धारा 11 में क्या था, याद कीजिए। धारा 11 में क्या था, आपको वो देखना है। यानी कि धारा 11 में जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित ही थी। कहा गया था कि जमीन की धारा 11 को याद करेंगे या वीडियो को बैक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धारा 11 में कहता है कि जमीन का जो रजिस्ट्री से इनकार करता हो तो उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता, क्योंकि इनकार करने के बाद जब वो आवेदन उपायुक्त के पास चला जाएगा तो उपायुक्त क्या इतना फ्री बैठे हुए कि तुरंत उसका जांच हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो वह पुनर्ग्रहण करने का अधिकार उसके पास होता है। तो यहाँ हो जाती है हमारा अध्याय 3 समाप्त। 3 जो है वह समाप्त हो जाती है। अब हम अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 4 में हमारा रैयत से संबंधित है। अध्याय 4 रैयत से संबंधित है और इसमें जो धारा है वह 16 से 36 है, परंतु हम सभी धाराओं को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो धाराएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं धाराओं को हम यहाँ चर्चा करेंगे कि क्या है और कैसे है। तो इसमें हम जो धारा का चर्चा करेंगे उस बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला जो अध्याय रैयत का है उसमें धारा 16 का मैं बात करूँगा। धारा 16 आपका क्या कहता है इस बारे में बात करेंगे। इस अधिनियम में धारा 16 यह कहता है कि इस अधिनियम में प्रारंभ होने के तुरंत पहले किसी भी स्थानीय प्रथा, जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी, वहाँ की जो स्थानीय प्रथा थी, उन प्रथाओं के द्वारा अगर किसी भूमि को किसी रैयत का अधिभोगाधिकार, अगर किसी रैयत को अधिभोग का अधिकार, ऑक्यूपेंसी राइट अगर मिला हुआ है तो उस भूमि पर ध्यान रखेंगे ऑक्यूपेंसी राइट अगर मिला हुआ है तो उस भूमि पर 12 वर्षों तक न तो खेती हुआ हो। अगर 12 वर्षों तक उस भूमि पर खेती नहीं हुआ, अगर 12 वर्षों तक उस भूमि पर खेती ना हुआ हो और धारित किया हो, फिर भी धारित किया है परंतु उसमें खेती नहीं किया हो, तो यहाँ पर कहा गया उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922, उड़ीसा का जो नगर पालिका अधिनियम यहाँ लागू हो जाता है 1922 के अधीन अगर नगर पालिका रूप में गठित हो तो अथवा छावनी के रूप में गठित हो तो पूर्व अर्जित अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 1922 का जो उड़ीसा का अधिनियम था उसके रूप में अगर इस जगह का गठन किया गया हो, या तो 12 वर्षों तक, जैसे अभी मिलेगा 12 वर्षों वाला मामला बहुत जगह मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो रैयत का परिभाषा दिया गया उसमें कहा गया है कि 12 वर्षों तक अगर उसमें खेती न भी किया गया हो फिर भी अधिकार पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। यह कहा गया है अधिकार पत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारा 16 यह क्या कहता है, इसमें आपको पता होना चाहिए ऑक्यूपेंसी राइट क्या होता है। ऑक्यूपेंसी राइट कौन चीज होता है, इस बारे में ये सब बातें आगे भी आएंगी और चर्चा भी होगा। उसके बाद आपका धारा 17 का बात करेंगे हम। धारा 17 क्या कहता है इस बारे में हम बात करेंगे, और धारा 18 क्या कहता है इस बारे में भी हम बात करेंगे। धारा जो इसमें बंदोबस्त रैयत की बात की गई है, बंदोबस्त रैयत, ध्यान से सुनेंगे इसको, बंदोबस्त रैयत के बारे में बात है। ये बंदोबस्त रैयत क्या होता है, इसकी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों के बारे में हम बातें करेंगे इसमें। तो बंदोबस्त रैयत होता है वैसी कि जिसने अधिनियम के पूर्व या पश्चात, अधिनियम का यानी कि 1908 के पूर्व
या पश्चात, 1908 के पूर्व या पश्चात किसी गांव में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या अन्यथा रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों, हम बोले ना 12 वर्षों का मामला बहुत आएगा, 12 वर्षों की कालावधि निर्धारित किया है तथा उस कालावधि का अवसान उस ग्राम पर बंदोबस्त रहित समझा जाएगा। यानी कि समझने वाली बात क्या है बंदोबस्त रहित का, 1908 से पहले या बाद में कभी भी अगर 12 वर्षों से किसी जगह में रह रहा हो तो उस जगह में का रैयत जो होता है उन्होंने बंदोबस्त कराया हो तो वह बंदोबस्त रैयत कहलाएगा और उस पर उसका हक होगा। ठीक है, इसमें पहला शर्त जो पहला नोटिफिकेशन दिया गया है वह नोटिफिकेशन क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी गांव में बंदोबस्त रैयत तब तक बंदोबस्त रैयत उस गांव में के रैयत के रूप में भूधारित करते रहने तक तथा उसके 3 वर्षों बाद तक समझा जाएगा। उसके भूधारक करते रहने तक अथवा 3 वर्षों के बाद तक समझा जाएगा। इसमें यदि कोई रैयत धारा 71 आगे पढ़ेंगे, दूसरा बोलता है इसमें कोई यदि रैयत धारा 71 इसमें कोई रैयत अगर धारा 71 के अधीन बाद के जरिए भूमि कब्जा वापस ले एवं 3 वर्षों तक बेकब्जा, देखिए सुनिएगा ध्यान से, रैयत की धारा 71 के अंतर्गत अधीन अगर बाद के जरिए भूमि का कब्जा वापस ले एवं 3 वर्षों तक कब्जा वापस ले तथा बेकब्जा किए रहे तो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यह हमारा धारा 17 कहता है। बंदोबस्त रैयत की इसमें परिभाषा दी गई है। इसमें दिया गया है भूईहरों और मुंडारी खुट्टीदारों, अगला जो पॉइंट होगा, भूईहरों और मुंडारी खुट्टीदार जो रैयत होगा वह भी बंदोबस्त रैयत होना, वह किस प्रकार से बंदोबस्त रैयत होगा इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इसमें किसी भी भूईहरी और खुट्टीदार जो बंदोबस्त है उस बारे में बात करेंगे। तो इसमें किसी भी गांव में मजीहस हम लोग पढ़े हैं, तो मजीहस या बेटखेता शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा था, मुंडारी शासन व्यवस्था में, तो उसमें मजीहस या बेटखेता जो भूमि होता है, जिस भूमि पर लगान नहीं होता था उस भूमि पर छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन जो रजिस्टर बना है, 1869 के अधीन जो रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, वहां से किसी भी भूईहरी के किसी ऐसे सदस्य जो उस गांव का भूमि धारण करता हो तो 12 वर्षों तक उसे लगातार भूमि धारित करते आया हो, वह वहां का बंदोबस्त रैयत कहलाएगा। दूसरा बोलता है ख में क्या बोलता है, वह देखिए, किसी गांव में जो मुंडारी या खुटकट्टीदार हो वह काश्तकारी का भाग न हो एवं इस अधिनियम के अधीन प्रारंभ में पूर्व किसी विधि के अधीन मुंडारी या खुटकट्टीदारी काश्तकारी में प्रविष्टि में अगर उनका नाम चढ़ गया हो और लगातार वह 12 वर्षों तक भूमि को धारित करता हो तो ऐसी स्थिति में उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यह 18 कहलाता है, धारा 18 कहता है कि अगर कोई भी मुंडारी या खुटकट्टीदार 12 वर्षों तक किसी भी भूमि में रह लिया हो, चाहे वह मज्जियास भूमि हो या बेटखेता भूमि हो, जो भी भूमि हो, अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति में रह लिया हो तो वह भूमि उसकी आपका अस्थाई बंदोबस्त जो होता है उस बंदोबस्त रैयत के अधीन आ जाएगा।
तो बंदोबस्त रैयत और अधिभोग रैयत के बीच में क्या अधिकार होता है और बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार क्या होता है, इस बारे में धारा 17 और 18 में जो बात हुआ है उसके अंतर्गत क्या है। तो उसके अंतर्गत यही है कि किसी गांव में बंदोबस्त रैयत है, अगर किसी गांव में बंदोबस्त रैयत हो तो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि अधिभोगाधिकार होगा। रैयत के रूप में धारित सभी भूमि जो है उसका अधिभोगाधि रैयत होगा। यह हमारा कौन कहता है अधिभोगाधि रैयत होगा, यह धारा 19 कहता है। धारा 19 कहता है कि किसी भी प्रकार का जो 12 वर्षों से उसमें है तो रैयत अगर है उसमें बंदोबस्त रैयत ही क्यों ना हो, लेकिन वह अधिभोगाधि रैयत कहलाता है। जब किसी अधिभोग जो धारा 20 में कहता है उस बारे में बात कर रहा हूँ, धारा 19 तो हो गया, अधिभोगाधि रैयत होगा। जब किसी अधिभोग जोत का जो भूस्वामी अधिभोगाधिकार हित का भूस्वामी जो होगा, अगर भूस्वामी या जोत का जो भूस्वामी होगा वह तथा रैयत अगर संपूर्ण हित अंतरण या उत्तराधिकार अंतरण जिसको बोलते हैं, अगर संपूर्ण हित अधिकार अंतरण अगर कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति को वह अस्थायी भूधारक के रूप में भूमि को धारित करेगा, तो यह मामला बनता है और इसे हमारा धारा 20 कहता है। यानी कि अधिभोग जोत में जो अव्यवहित भूस्वामी है या भूधारक है या भूमि का जो जोत का भूस्वामी है उसके द्वारा रैयत का संपूर्ण हित अंतरण होगा, संपूर्ण हित का अंतरण इसमें हो जाता है, तो वह हमारा धारा 20 कहता है। यह धारा 20 कहता है। धारा 21 क्या कहता है, धारा 20 हो गया। तो धारा 21 में क्या है, हमने बोला था जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं धाराओं को पढ़ेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो धारा 21 कहता है कि अगर भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या होगा, मतलब धारा इसमें लिखेंगे हम अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या होगा, अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या होगा। ठीक है, तो अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या होता है, वह कोई भी रैयत अपनी अधिभोगी रैयत का अधिकार यही है कि कोई भी रैयत अपनी कृषि अधिकारित भूमि को स्थानीय रीति या काश्तकारी के लिए जो उपयोग में ला सकता है या काश्तकारी के लिए जो उपयोग में ला सकता है उस अधिकारित भूमि को स्थानीय रीति से ईंट या खपड़ों का निर्माण, पानी पीने के लिए कुएं का निर्माण, घरेलू कार्य के लिए कुछ निर्माण, कृषि या मत्स्य पालन के लिए कुछ निर्माण या बांध और कुछ कुटीर उद्योग के अर्थ में अगर कुछ निर्माण या भवन बनाने के संदर्भ में वह कर सकता है, यह अधिकार है। यानी कि अधिभोगी रैयत को यह अधिकार है कि वह घर बना सकता है, कुआं बना सकता है, बांध बना सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, ईंट भट्टों का निर्माण कर सकता है, परंतु ढलाई घर नहीं बना सकता है। यानी कि यह भी ध्यान रखेंगे, ढलाई घर नहीं बना सकता है, वह ईंट और खपरे का घर बना सकता है, परंतु भवन बनाने के संदर्भ में यह कर सकता है कि रहना हो। ठीक है, उद्योग धंधा लगा सकता है, वहां पर काम कर सकता है, यह आपका धारा 21 कहता है। तो अपना घरेलू कार्य के लिए वह उस पे मूव कर सकता है। तो धारा 22 में क्या है, मिटाते हैं ऑक्यूपेंसी राइट। एक बार आप लोग देखेंगे कि ऑक्यूपेंसी राइट में और भी कुछ मामले बनते हैं कभी कभी, तो ऐसे जरूरी नहीं है। तो धारा 22 में क्या कहलाता है, चलते हैं धारा 22 में। धारा 22 बेदखली, धारा 22 बेदखली से संबंधित है। 22 बेदखली याद रखेंगे। अगर कोई अधिभोग रैयत बेदखली, अगर कोई अधिभोग रैयत अपनी जोत में
सामाजिक रीति से खेती करते आया, अगर सामाजिक रीति से खेती करते आया हो तो कुछ आधार के सिवा कुछ आधारों को अगर छोड़ दे तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। कुछ आधारों को छोड़ दे तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कुछ आधार दिया गया है, जैसे कि हम लोग उसी में रिलेटेड बहुत सारे आ जाएंगे, आपका 24 से 36 तक इसी बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में उसे आपको समझा दे रहे हैं। तो लॉन्ग में करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर हर चीज़ को पॉसिबल नहीं है। आपको भी याद रखना, हमें पढ़ाने का तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपको याद भी तो रखना है, परीक्षा में लिखना भी तो है। तो परीक्षा में उसी प्रकार से पढ़ेंगे ना, जिस प्रकार से आप आराम से याद कर सके। तो इसमें जो शर्त है उन शर्तों के बारे में हम बता देते हैं आपको एकदम शॉर्ट में। अधिभोग रैयत को बेदखली करने में जो है वो नहीं कर सकता है, परंतु वह क्या क्या कार्य इसमें नहीं करेगा। वह पहले तो रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, पहला काम नहीं करवाएगा, वो रजिस्ट्री नहीं करवाएगा। विक्रय नहीं कर सकता है, विक्रय वो नहीं कर सकता है। दूसरा, दान नहीं दे सकता है, किसी को दान नहीं दे सकता है, वसीयत नहीं बना सकता है, किसी को दान नहीं दे सकता है, वसीयत नहीं बना सकता है, या विनिमय भी नहीं कर सकता है। लेकिन उसको अगर रजिस्ट्री करवाएगा तो धारा 23 के अनुसार रजिस्ट्री करवाएगा, तो धारा 23 के अनुसार करवाएगा, धारा 23 के अनुसार रजिस्ट्री करवाएगा। और 24 और 36 में 24 से 36 तक क्या है, लगान से संबंधित। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई अधिभोग जोत विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा अंतरित कर दिए गए तो यह डायरेक्ट अंतरित नहीं होगा, बल्कि उसे रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवाना होगा। यानी कि इसे जो है आपको कुछ भी करवाना हो तो वह कागज जाके रजिस्ट्री कार्यालय जाना होगा, तभी वह रजिस्ट्री हो सकता है, या तभी वह आपका वसीयत बन सकता है, तभी या आप उसको दान कर सकते हैं। मतलब मौखिक आप दान नहीं कर सकते हैं, मौखिक किसी चीज़ का काम आप उसमें नहीं कर सकते हैं। और धारा 24-23 में यही कहता है। तो धारा 24 से 36 तक लगान के बारे में बात करता है। तो लगान का क्या है, तो इसमें निर्धारण होता है लगान का, लगान कितना मिलेगा 24 से 36 में लगान का निर्धारण है। उसके बाद क्या है, जोत के बाद अगर बंटवारा होता है, बंटवारा के बारे में चर्चा किया गया है। जमीन पर लगान का, बंटवारे के बाद जमीन का लगान कितना होगा, बंटवारे के बाद फिर जमीन का, जैसे हम ABC समझाया था, जमीन का लगान क्या होगा, इस बारे में बात किया गया है। और उसके बाद लगान वृद्धि या कमी, लगान में वृद्धि होगी क्या कमी होगी, किस प्रकार का होगा, इस बारे में बात होगी। या फिर उसमें जो आपका उपायुक्त जो है जो निर्णय देंगे, या DC साहब जो निर्णय देंगे, उसी निर्णय के आधार पर सारा चीज़ आपका निश्चित होंगे। यह हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 24 से 36 के बीच में इस बारे में बात हुई है। तो उतना ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा याद नहीं रखेंगे और उतना ज़्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उसी अनुसार पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में आपको याद रह जाए और काम आ जाए। ये नहीं कि पूरा पढ़ ले और लिखने के समय आए तो सारा चीज़ को भूल जाए। ठीक है, तो उसी अनुसार पढ़े जिससे कि आपका कंप्लीट पकड़ा जाए, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो अब हम अध्याय 5 में जाएंगे। अध्याय 5 आपका क्या कहलाता है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अध्याय 5 क्या कहलाता है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, धारा 37। 36 तक तो लगान था, धारा 37 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, धारा 37 को सिर्फ डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत
बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, इसमें डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो इसमें है क्या, धारा 37 यह कहता है, धारा 37 यह कहता है कि अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध, अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होंगे, उन रैयतों पर भी लागू होंगे, उन रैयतों पर लागू होंगे, उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्होंने खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त किया, यानी कि जिनको खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो उन्हें भी यह नियम उस पर भी लागू होंगे। यह अधिनियम का जो अधिभोगी रैयत का जो नियम है, संबंधी उपबंध है, वह खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त जो है उन पर भी लागू होंगे। तो कैसे लागू होंगे और किस प्रकार से लागू होंगे, तो वहाँ पर 2 पॉइंट आपको जानना होगा कि पहला पॉइंट है काश्तकारी के प्रारंभ। पहला पॉइंट है काश्तकारी के प्रारंभ में जो लिखित नियम से खूंटकट्टी दार अधिकार प्राप्त रैयत द्वारा, लिखित नियम से जो खूंटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत द्वारा या उस भूमि के लिए जिसके बारे में ऐसा अधिकार हो, देय लगान नहीं बढ़ाया गया हो, मतलब लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, या भूमि में काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ से 20 वर्षों से भी अधिक पूर्व सृजित की गई हो, तो या इसके पश्चात क्या होगा, खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत अगर किसी भूमि के लिए देय लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश दिया जाता है, वृद्धि हेतु कोई आदेश अगर दिया जाता है, तो लगान वृद्धि के गांव में समरूप भूमि के, गांव में जो समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत होंगे उस पर लगाए गए लगान से आधे से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि इनको जो खूंटकट्टीदार अधिकार प्राप्त लोग हैं उनको जो लगान लगेगा वो वहाँ के जो भूमि है उनका लगान से आधा लगेगा, पहला बात। दूसरा बात कि प्रारंभ से 20 वर्षों में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होगा, अधिकार अधिक पूर्व में सृजित नहीं होगी, यानी कि देय लगान बढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब शुरू का जो 20 वर्ष है उसमें लगान किसी प्रकार का नहीं बढ़ेगा, पहला बात हो जाता है। और दूसरा बात हो जाता है कि अगर लगान बढ़ेगा तो जो वहाँ का जो रैयत और है उनका आधा इनका लगान होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। हमने अध्याय 5 तक इस वीडियो में पढ़ लिया और कल हम जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे वह अध्याय 6 से आगे बढ़ेंगे और आप सभी पूरी तरह से जम के लग जाएं। जनवरी में वैकेंसी जाएंगी और सेकंड पेपर निर्णायक रूप से आपका सिलेक्शन करेगा। प्रथम पेपर जैसा भी हो वह आप सभी जगह सभी परीक्षा में पढ़ते हैं, परंतु यह द्वितीय पेपर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न बहुत ही अंदर से पूछे जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग वैसी परीक्षा कंडक्ट करती है जो आपको ऑफिसर बनाता है। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको चुनना सीखना होगा, तो चुनिए और अच्छे से सुनिए। क्यों, एक अच्छा श्रोता जो होता है वह एक अच्छा वक्ता भी होता है और अच्छा निर्णय लेने का शक्ति भी उसके पास होता है। इसलिए सुने सभी की और करें अपनी। पूरे वीडियो को देखें, समझें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।